नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे और जब उनके दिल्ली स्थित घर से बड़ी मात्रा में जले हुए नोट मिलने की बात सामने आई तो उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। तब से लेके आज तक जस्टिस वर्मा जो है वो पूरी न्यायिक जगत में, राजनीतिक जगत में और आम आदमी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज वो फिर चर्चा का विषय इसलिए बने हैं कि लोकसभा में उनके खिलाफ महाभियोग का जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसे मंजूर कर लिया गया है और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जो एक ज़रूरत होती है, संवैधानिक ज़रूरत है, 3 लोगों की एक कमेटी बना दी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार और राजस्थान से हाल स्थानांतरित किए गए मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वी आचार्य को इसका सदस्य बनाया है। ये कमेटी जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो ये जो आज सब कुछ हुआ ये एक जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का हिस्सा है। आज हम बात करेंगे इस प्रक्रिया में होता क्या है और क्या जस्टिस वर्मा महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के जरिए हटाए गए देश के पहले जज बनेंगे या इतिहास में जो पहले 3 घटनाएं हुई है उसी तरीके से वे भी बिना महाभियोग के बाहर आ जाएंगे। चूँकि इसमें बहुत तकनीकी बात यह है कि हिंदुस्तान के किसी भी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ संविधान में है। आपको बता दें कि देश के 3 संवैधानिक पद होते हैं जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति और तीसरे हैं जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों। इनको 2 कारणों से हटाने का उल्लेख जो है वो संविधान करता है। एक तो प्रूवन मिसबिहेव, अगर आपका जो व्यवहार है वो नैतिकता के खिलाफ है तो आप संवैधानिक पद के किसी व्यक्ति को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। और दूसरा है इनकैपेसिटी यानी अक्षमता, अगर आप अक्षम हो गए हैं तो आपको हटाया जा सकता है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 124(4) में प्रावधान किए गए हैं। अब जो जस्टिस वर्मा हैं उनके घर में जो जली हुई सामग्री मिली और ये बात जो है मार्च के महीने में सामने आई, 15 मार्च को एक तरीके से इसका खुलासा हुआ कि एक जज के घर में जले हुए नोट मिले जिनको हटाया गया है। तब तक ये मामला बहुत ही एक तरीके से दबा रहा और इस पे सबसे ज़्यादा अगर कोई मुखर हुए तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। हालांकि उन्होंने पिछली 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, लेकिन इसके पीछे कारण भी ये जो सामने आए उसमें एक कारण जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन राज्यसभा में आना भी रहा, ऐसा माना जाता है। खैर जो भी हो, अब हम आपको ये बताते हैं कि ये जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो है, अगर जिस प्रस्ताव का उल्लेख धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को राज्यसभा में किया था, अगर वो प्रस्ताव राज्यसभा में मंजूर हो जाता तो लोकसभा में उस प्रस्ताव को मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 21 जुलाई को चूंकि उन्होंने सदन को सिर्फ ये सूचित किया कि राज्यसभा के सांसदों ने उन्हें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का एक प्रस्ताव दिया है और ये प्रस्ताव परफेक्ट है
और उन सभी ज़रूरतों को पूरा करता है जो प्रस्ताव लाने के लिए ज़रूरत है। इस दौरान उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया और जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल है उनसे कहा कि ये पता कीजिए कि क्या इसी तरीके का प्रस्ताव लोकसभा में भी आया है। अगर इस तरीके का प्रस्ताव दोनों सदनों में एक ही दिन आता है तो उसकी प्रक्रिया अलग है। प्रक्रिया वही है जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत होती है। उसके तहत एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है। लेकिन अगर दोनों सदनों में एक ही दिन में प्रस्ताव आ जाए तो फिर इस प्रस्ताव के बाद में जो कमेटी बनती है उस कमेटी का गठन लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति मिलकर करते हैं। अब चूंकि वहाँ तो सिर्फ उन्होंने ये पता करने के लिए कहा था धनखड़ जी ने, और लोकसभा में उसी दिन रविशंकर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 146 सांसदों ने हस्ताक्षर करके ये प्रस्ताव 21 जुलाई को लोकसभा में भी दिया था। वो प्रस्ताव मंजूर हुआ है और स्पीकर ओम बिरला ने आज कमेटी भी बना दी है। अब इसकी आगे की क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया ये है कि एक कमेटी जो है उन आरोपों की जांच करेगी जो आरोप जस्टिस वर्मा पर लगे हैं। हालांकि जस्टिस वर्मा ने अपने पे जो आरोप लगे हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रूव पाया है। सुप्रीम कोर्ट की जो एक आंतरिक कमेटी हुई उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी और यह कह दिया कि चूंकि आप देरी से आए इसलिए आपका ये व्यवहार जो है वो मानने योग्य नहीं है। अब इम्पीचमेंट आ गया है, यानी महाभियोग प्रस्ताव। तो ये जो जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस श्रीवास्तव और सीनियर एडवोकेट आचार्य की जो कमेटी है वो कमेटी इसकी जांच करेगी। जांच में यदि आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं तो यह समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो संसद में पेश करेगी और यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। और सदन में दोनों प्रस्तावों में जब सदनों में ये कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पेश हो जाएगी, इसके बाद में इसको पारित करवाने का भी एक बड़ा सख्त नियम है। वो नियम यह है कि पूर्ण बहुमत के साथ साथ 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसको मंजूर कर देते हैं। राष्ट्रपति के पास भी उस प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार या माफ़ीनामा देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। लेकिन निर्भर यह करेगा कि क्या ये कमेटी जो आज बनी है ये कमेटी जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को प्रमाणित पाती है। अब सवाल रहा अगर आरोप प्रमाणित नहीं हुए तो ये प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि देश में क्या पहले भी महाभियोग प्रस्ताव आए हैं? बिल्कुल आए हैं। 1993 में एक पहला महाभियोग प्रस्ताव आया था, वो आया था जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ। उसमें भी इसी प्रक्रिया को अपनाया गया, लेकिन जब संसद के दोनों सदनों में इस पर पोलिंग हुई तो ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, यानी जस्टिस रामास्वामी को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका। इसके बाद में 2 बार और इस तरीके की नौबत आई जब संसद के अंदर महाभियोग प्रस्ताव आए, जिसमें जस्टिस सौमित्र सेन और दूसरे जस्टिस PD दिनाकरन, इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इन दोनों ने प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। यानी ये हुआ कि 3 बार इस तरीके के प्रस्ताव संसद में, भारतीय संसद के इतिहास में आए हैं और तीनों बार में भी एक बार भी किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया है। अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ आज महाभियोग मंजूर हुआ है, लोकसभा में कमेटी बनी है। अब देखना ये होगा कि क्या जस्टिस वर्मा महाभियोग के जरिए हटाए जाने वाले पहले जज बनेंगे या फिर इतिहास जो है दोहरा दिया जाएगा। चूँकि कहानी बड़ी संगीन है और इसके पीछे राजनीति भी बड़ी संगीन होती है, कारण कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन जब किसी जज के आचरण को लेके
नैतिक आचरण को लेकर इस तरीके का महाभियोग आता है तो निश्चित तौर पे देश के संवैधानिक इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी घटना होती है। ये घटना आज हुई है और संसदीय इतिहास में चौथी बार इस तरीके की घटना सामने आई है। लेकिन इसका नतीजा तभी आएगा जब जो आज कमेटी बनी है वो कमेटी अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी या इन आरोपों को अप्रमाणित मानेगी। आपसे कल किसी और मुद्दे पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।